हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कि ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी एज 30 प्लस है और एक लंबे टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। उनसे अपनी पढ़ाई छोड़ी भी नहीं जा रही है और उनसे की भी नहीं जा रही है। उनसे पढ़ाई छोड़ी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उन्होंने एक लंबा टाइम इस प्रिपरेशन को दे दिया है। और जब आप किसी चीज़ में 4 साल 5 साल 6 साल दे देते हैं तो आपका उस चीज़ से मोह इतना बढ़ जाता है, या तो मोह पूरा ज़्यादा बढ़ जाता है या तो आपका मोह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आपको उस रास्ते के बाद फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको उसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए, आपको उसी चीज़ में फ़ोकस कर लेना चाहिए या आपको पीछे हट जाना चाहिए। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जिन पर एक रियलिटी जो है, एक सपना है जिसको लेकर के वो चल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और एक रियलिटी है, उस रियलिटी में क्या है, एज का प्रेशर है। उस रियलिटी में सोशल सोसाइटी का कहीं ना कहीं प्रेशर है, जो भी सोशल प्रेशर है ना। कईयों की शादी नहीं हो रही है, कईयों का मतलब आगे वो अपना घर नहीं बनवा पा रहे हैं, अपने जो भी छोटे छोटे भी सपने हैं वो उनको कुर्बान किए दे रहे हैं। कई लोग तो शायद अपने घर भी नहीं गए होंगे, बहुत टाइम से कहीं बाहर किसी शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है कि जो लोग कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट से गुज़र रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रेशर से गुज़र रहे हैं। देखिए, अगर इस मामले में मेरी अपनी एक राय है कि अगर आपने एक लंबा टाइम दिया है और उस लंबे टाइम में आज तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, तब तो आपको प्रिपरेशन छोड़ ही देनी चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी सीरियस होकर के पढ़ाई शायद की ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस है, आपका हमेशा ऐसे रुक रहा है कि 1 नंबर से रुक रहा है, 2 नंबर से रुक रहा है, कुछ मार्जिन से रुक रहा है, मैं कह रही हूँ 10-12 नंबर से रुक रहा है, या आपको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि आप बहुत ज़्यादा लग के पढ़ाई कर पा रहे हो, या आपने ऐसा किया हो कि आपने मतलब अभी तक आप सीरियस नहीं थे, अब आप सीरियस हैं, तो फिर अगर आप इस कंडीशन में हैं तो फिर आपको इस कंडीशन में रह करके अगर आप प्रिपरेशन देना चाह रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि यूपी टीजीटी अभी कुछ ही दिन बाद यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है और आप उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपने अभी तक सिलेबस पूरा कवर ना भी किया हो, स्टिल आपका माइंडसेट जो है ना, वो आपका आधा रिज़ल्ट डिसाइड कर देगा। अगर आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं कंपैरिजन है, कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मुझसे भी ज़्यादा यंग एज के लोग पेपर दे रहे हैं, मैं तो उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, या मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, या मैंने तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मेरी अब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं रही है, या मैंने मॉक नहीं दिए, या मैंने कोचिंग नहीं करी, मैंने तो सेल्फ स्टडी करी है। अगर आप इस तरीके के माइंडसेट से चल रहे हैं, कंपैरिजन वाले, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस चीज़ पे कि आपसे ज़्यादा बेहतर कौन है, तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। आप एग्ज़ाम तब निकाल पाएंगे जब आप खुद पर कॉन्फिडेंस करेंगे और आप एक सीधी सादी एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आपका स्ट्रैटेजी में मेरे लिहाज से स्ट्रैटेजी में सिर्फ 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो ये हैं, शायद इन्हीं की वजह से मैं सिलेक्टेड हुई हूँ, शायद क्या डेफिनेटली मैं इन्हीं की वजह से सिलेक्टेड हुई हूँ, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पे फोकस किया। मैंने अपने सोर्सेज बहुत कम रखे। मेरे सोर्सेज आपको बताऊँ, सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल थे जिनको मैं फॉलो कर रही थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और सिर्फ यूथ की प्रीवियस ईयर वाली बुक थी। इसके अलावा कोई मैंने सोर्स नहीं फॉलो किए। मैंने उन्हीं 2 यूट्यूब चैनल से जो भी मतलब प्लेस थे, जो भी सारे मतलब जितने भी पोइट्री फॉर्म थे, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जितना भी था, मैंने सिर्फ उन्हीं 2 यूट्यूब चैनल से पढ़ी थी और उन्हीं 2 यूट्यूब चैनल से पढ़ के मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। मैं बिल्कुल आपको किसी दिन अपने नोट्स भी दिखाती हूँ।
ठीक है। मैंने उसी को नोट्स बना लिए थे और उसको बहुत बार रिवाइज़ किया, और उसको रिवाइज़ करने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और कई बार हुआ कि मैंने क्वेश्चन कहीं से कहीं कोई मॉक नहीं लिया मैंने कई बार ऐसा हुआ कि पहले तो यूथ की पूरी बुक मैंने सॉल्व करी, जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उनको और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको। प्लस कई बार होता था कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था, मैंने बहुत कम टाइम में अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, UPTGT एग्ज़ाम की। और जब मेरा निकल गया ना, उसके बाद मुझे पता लगा कि कई लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने नेट तक के एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और उनका नहीं हुआ। आई एम नॉट ब्रैगिंग इट अप, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को ऐसा नहीं फील कराना चाह रही कि मैं बहुत टॉपर हूँ। मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मेरा ये रहा है हमेशा कि फोकस मेरा ये रहता था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे PhD नहीं करनी है उस पर। और मुझे लगता है कि शायद इसी स्ट्रैटेजी से मेरा एग्ज़ाम निकला है कि मैंने कभी भी अगर शेक्सपियर इम्पॉर्टेंट है, हम सबको पता है, तो शेक्सपियर के 37 प्लेस पढ़ने पे कभी PhD नहीं हासिल की। मैं आपको बताऊंगी, अपने नोट्स दिखाऊंगी प्रॉपर, जिसमें बहुत ही रफली राइटिंग में आपको नोट्स दिखाते टाइम मुझे थोड़ा तो ख़राब लगेगा कि मैंने बहुत ही रफली राइटिंग में सिर्फ शेक्सपियर के 4 जो ट्रेजेडीज़ थी वो, और 2-3 शायद जो मेन कॉमेडी थी वो, मैंने उनको पढ़ा था। मैंने उन्हीं का रिज़ल्ट, मतलब उन्हीं को अच्छे से बार बार रिवाइज़ किया था, और ग्रामर के अपने रूल्स को रिवाइज़ किया था पूरी तरीके से। और मैंने जो मेरा ग्रेजुएशन था वो मेरा 2009 का है, तो 2009 के बाद मैंने सीधा 2021 में मैंने जब एग्ज़ाम हो रहा था तब मैंने लिटरेचर उठाई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा गैप था, आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना मतलब खुद को वापस वही राइटर, हालांकि मेरा TGT है, TGT में सिर्फ 4 राइटर होते हैं, लेकिन इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि उसके पहले मेरा KVS भी क्लियर हो चुका था, ठीक है। उसके पहले मैंने DSSB का भी एग्ज़ाम दिया था, DSSB के एग्ज़ाम में भी मैं एलिट OJR तक गई थी, मेरा फाइनल कुछ मार्क्स से रह गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक लंबे टाइम के बाद जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आपने जब एक लंबा टाइम इस प्रिपरेशन को नहीं दिया हो तो ऑफकोर्स आपको मुश्किलें आती हैं। तो क्यों मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाई, तो उसका बहुत सीधा सा रीज़न है कि मैंने कंपैरिजन नहीं किया। मैंने ये माना कि अगर यंग बच्चे हैं तो ऑफकोर्स उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत नया है, और मैं भी इनके जैसी नई ही हूँ, मेरा हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं किया। ओवर थिंकिंग तो खैर बहुत सारी की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं और वो एग्ज़ाम आपके जीने मरने का सवाल हो और आप उस पर ओवर थिंकिंग ना करें। और जब मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया तब तो मेरे ओवर थिंकिंग की कोई सीमा ही नहीं रही। फिर तो मुझे लगा कि चलो अब तो गया लंबा टाइम, मेरा बहुत लंबा टाइम ले लेगा ये, लेकिन थैंक गॉड वेटिंग मेरी जल्दी क्लियर हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आप मतलब अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ये भी याद कर रखें इसका सॉल्यूशन आपका क्या है। इसका सॉल्यूशन आपका सीधा सा ये है कि आप सिंपल स्ट्रैटेजी बनाएं, सोर्सेज को अपने कम रखें, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना ले जाएं और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी ना हो। आप जिनसे डर रहे हैं ना कि जो बहुत पढ़ के आ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने भी कुछ ना पढ़ा हो, तो आप पढ़िए, आप अपनी मेहनत करिए, आप MCQs बहुत सारे सॉल्व करिए, आप अपने रिसोर्सेज को कम रखिए, आप रिवीजन को करिए, है ना, और आप अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके ठंडे माइंड से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, और डेफिनेटली यू विल क्रैक इट आउट। आप डेफिनेटली इस सिलेक्शन को पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको लगे कि आप में ये कमी है, या आप मतलब कुछ भी आपको लग रहा हो कि हाँ आप मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।